स्मृति जी, पिछले इलेक्शन में भी 3 से 77 की यात्रा जो आपकी पार्टी ने तय की वो भी बहुत जबरदस्त थी, शानदार थी। अब चूंकि दूसरे पक्ष को 215 मिले तो वो उसके बीच में कहीं छुप गया। लेकिन उस वक्त भी ये लगा कि एक वर्ग है जो बदलाव चाहता है और वो आपके साथ था। अगर आप बता सकें कि इस बार आपकी पार्टी का कैंपेन या अप्रोच इस इलेक्शन में 2021 से किन मायनों में अलग थी? मुझे लगता है सौरभ जी, कुछ ऐसे विशिष्ट विषय हैं जिसको तो कवर स्वयं आपके चैनल ने किया है। एक, जिस प्रकार से घुसपैठियों का समर्थन ममता बंदोपाध्याय कर रही थी और नहीं चाह रही थी कि चुनाव की हमारी जो वोटर लिस्ट है वो किसी प्रकार से स्वच्छ हो पाए, वो भी जनता के मध्य में एक चर्चा का मुद्दा बना। दूसरा, जिस प्रकार से तृणमूल की कुनीतियां जनता के सम्मुख और उभर कर सामने आई, पत्रकारों ने स्वयं देश भर में इस दृश्य को प्रसारित किया कि इस प्रकार से तृणमूल के नेताओं के घर से कैश बरामद हो रहा है। ममता बंदोपाध्याय का खुद आईपैक के ऑफिस में जाकर तांडव करना और ये तमाशा करना एक प्राइवेट कंपनी को बचाने के लिए, जिनके ऊपर आरोप था कि वो सरकारी खजाने को लूट रहे हैं, अथवा जो भी इन्वेस्टिगेशन उस संदर्भ में अभी चल रही है, ये सब जनता के मध्य में टॉकिंग पॉइंट बन गया। साथ ही उनका बार बार इस बात को कहना कि वो राम भक्तों के खिलाफ है, उनका बार बार ये कहना कि महिला का बलात्कार होता है तो दोष उस महिला का है जो घर से बाहर निकली। ये मैं इस कैंपेन के दौरान, जैसे उलुबेरिया नाम का एक क्षेत्र है, वहां पर कोई नहीं मानता कि हमें बढ़ चढ़कर समर्थन मिलेगा, लेकिन जनता घरों से बाहर आकर ग्रामीण अंचल में बोल रही थी कि हमने देखा आरजी कार की जो रेप विक्टिम है उसके माता पिता के साथ क्या सलूक हो रहा है, हमने देखा कि एक लड़की जिसका बलात्कार होता है, जिसे मौत के घाट उतारा जाता है, तृणमूल के गुंडे कैसे डेड बॉडी लेके शमशान घाट जा रहे हैं, और गरीब माँ बाप को, दर्जी परिवार गरीब माँ बाप को कैसे भाग भाग कर बेटी का अंतिम संस्कार कर सके, उसमें जद्दोजहद करनी पड़ रही है। रत्ना देवनाथ जब बीजेपी की प्रार्थी बनी, कैंडिडेट बनी, कैसे उसका तिरस्कार मुंह पे थूका है तृणमूल के गुंडों ने। तो ये सारे विषय पश्चिम बंगाल की जनता के मध्य में आक्रोश भरने वाले विषय थे। एक्चुअली मैम, इस इलेक्शन के बीच में बंगाल के बाहर लोगों को यह बात रियलाइज हुई कि ये बंगाल स्टेट का चुनाव किसी और राज्य से बिल्कुल अलग है। क्योंकि हमें ऐसे लोग मिलते थे, एक्सपर्ट्स भी कहने वाले, जर्नलिस्ट भी कहते थे कि भाई ये फियर फैक्टर ओवर हाइप किया जा रहा है, बीजेपी इसको बढ़ा चढ़ाकर बता रही है। ये जो भी आपको विशेषज्ञ मिले सौरभ जी, उनसे पूछिए ये तब खामोश क्यों थे जब जजेस को हॉस्टेज बनाया गया, ये तब खामोश क्यों थे जब रत्ना देवनाथ के मुंह पर तृणमूल के गुंडों ने थूका, ये तब खामोश क्यों थे जब फाल्टा में तृणमूल के गुंडे जाकर वोटर को धमका रहे थे कि अगर तृणमूल के लिए वोट नहीं किया तो आपके घर की औरतों का बलात्कार कर देंगे, ये तब खामोश क्यों थे जब पिछले विधानसभा के चुनाव के बाद निश्चित रूप से आपके चैनल ने भी इस बात को प्रसारित किया कैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कहा जा रहा था कि तुम्हें अगर घर लौटना है, रात को अपनी घर की औरतें तृणमूल के गुंडों के घर भेजो। फेसबुक पे कितने लोगों ने देखा, भारतीय जनता पार्टी का एक समर्थक, एक कार्यकर्ता, नौजवान, वो अपना बेचारा अपने घर में बैठा हुआ है, रो रहा है, लाइव ट्रांसमिट कर रहा है कि मुझे मारने के लिए तृणमूल के गुंडे खड़े हैं बाहर। ये सारे लोग जो फिराग में रहते हैं टिप्पणी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पे, ये कहां थे जब मौत के घाट लोगों को उतारा जा रहा था पश्चिम बंगाल में? तो इस बार भरोसा कैसे दिलाया आपने बंगाल के लोगों को कि हम हैं? मुझे लगता है ये भरोसा दिलाने का प्रमुख कार्य सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस ने किया, भरोसा दिलाने का कार्य इलेक्शन कमीशन ने खुद किया, और जनता खुद देख रही थी। ऐसा नहीं है कि आप मालदा में हॉस्टेज करें तो दुनिया देश देखेगी नहीं। तो आप मीडिया को भी इस बात का कहीं ना कहीं मुझे एक आभार वंदन करना चाहिए कि कई मीडिया कर्मी ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल में निर्भीक होकर काम नहीं कर पा रहे थे, उनको जेल भेजा जा रहा था, उनके खिलाफ केसेस हो रहे थे। नेशनल मीडिया ने कई ऐसे मुद्दों को उठाया जिसके उठाने की हिम्मत लोकल रिपोर्टर्स को नहीं पड़ रही थी, क्योंकि या तो उनको प्रताड़ित किया जा रहा था या नौकरी से निकाला जा रहा था। आप पहली बार देख रहे हैं कि एक सेफोलॉजिस्ट भी कह रहा है भाई मेरी हिम्मत नहीं है कि मेरे लोग जाएं और ये पूछें कि किसको वोट देने की इच्छा है, क्योंकि मेरे ऐसे कर्मियों को ये लोग जेल डाल देंगे। ऐसा भय का माहौल, इसका प्रमाण तो स्वयं तृणमूल ने दिया। कब देखा आपने कि तृणमूल का एक भाईपो जिसको हम कहते हैं वो बढ़ चढ़ के देश के गृह मंत्री को धमकी दे दे? ये बात बिल्कुल ठीक है स्मृति जी, और जिस तरीके की भाषा खास तौर पर अभिषेक बैनर्जी इस्तेमाल कर रहे थे वो बहुत ही आपत्तिजनक है। लेकिन इन नतीजों से एक बात तो समझ में आ रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति की पालकी पर बैठकर कोई क्षेत्रीय दल ये सरकार बनाने का अगर ख्वाब देखे तो ये अब भारत में संभव नहीं है।
लेकिन जब भी ध्रुवीकरण होता है तो स्मृति जी काउंटर पोलराइजेशन भी होता है। क्या आपको लगता है कि वो काउंटर पोलराइजेशन हुआ है, हिंदुओं ने एकजुट होकर बीजेपी को वोट दिया है? हिंदुस्तानियों ने एकजुट होकर बीजेपी को वोट दिया है। वो हिंदुस्तानी जो घुसपैठियों के विरुद्ध है उसने बीजेपी को वोट दिया है। वो हिंदुस्तानी जो ममता के गुंडों के विरुद्ध है उस हिंदुस्तानी ने बीजेपी को वोट दिया है। वो हिंदुस्तानी जो नहीं चाहता था काटमांडी और सिंडिकेट ही पश्चिम बंगाल की राजनीतिक परिभाषा हो जाए, उस हिंदुस्तानी ने बीजेपी को वोट दिया है। राहुल गांधी के पॉलिटिक्स की मैम बात करें तो बंगाल के संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी और पॉलिटिक्स, ये दो शब्द एक साथ चलते हैं क्या? राष्ट्रीय स्तर पर टीएमसी के साथ बंगाल में गए तो अचानक उनको ममता बनर्जी करप्ट लगने लगी थी। देखिए देवेंद्र जी, उनको तो हम पहले भी कहते आए हैं अपने कई कैंपेन की स्पीचेस में अथवा हमारी वार्तालापों में कि दिल्ली में बट्टी और स्टेट में कट्टी, ये तो उनका पहले से एक उनकी राजनीतिक व्यवस्था रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल का वोटर भी उनको गंभीरता से लेता है। तो देश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मजबूरी हो सकती है कि वो राहुल गांधी को इस प्रकार से महिमा मंडित करें, ये समझा जा सकता है। लेकिन देश में जो भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं अथवा जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं वो जानते हैं कि उनकी नेतृत्व की क्षमता कितनी खोखली है। कोई ऐसा नेता नहीं है। आप देखें, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, श्रमिक भट्टाचार्य हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी हो, आपको सब धीर गंभीर अपनी राजनीति करते हुए दिखेंगे, कार्यकर्ता को छोड़ते हुए नहीं दिखेंगे। वहां पर मैंने अपने पश्चिम बंगाल के कैंपेन के वक्त भी कहा था, कांग्रेस का इस वक्त बुरा हाल होने वाला है। वो भी चुनावी पर्यटक बनकर आए और चले गए। लेकिन सबसे पहले स्मृति जी वही थे जिन्होंने भाजपा की जीत जो है भांपी थी। उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी ने बीजेपी का बहुत फायदा करा दिया है, उन्हें ही आने का मौका दिया है। और पिनाज जी, ये कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल हो जो गंभीर ना हो, उसमें तो कहना उचित होगा कि भाई हमारा सबसे बड़ा, कई लोग कहते हैं मैस्कॉट राहुल गांधी है कि इतना विफल नेता है विपक्ष का। लेकिन दिस टेक्स अवे क्रेडिट फ्रॉम द हार्ड वर्क ऑफ माई लीडरशिप। मैम अगेन this takes away credit from the hard work and the sacrifice of the कार्यकर्ता। डेफिनेटली मैम, सो आई कम बैक टू दैट पॉइंट ओनली। अगर हम बात करें 3 से 77 की, तो वहां पर भी बीजेपी उस वक्त भी नारा लगा रही थी अब की बार 200 पार। कई विश्लेषकों ने कहा भी था, प्रिडिक्ट भी किया था, कहा था कि भाई मोमेंटम तो था लेकिन उसका कन्वर्जन नहीं हो पा रहा था। तो इस बार पिछले 5 सालों में बीजेपी ने 2021 के बाद क्या कोर्स करेक्शन किया है जिससे वो मोमेंटम जो है वो कन्वर्जन में इस तरह कन्वर्ट हुआ कि मैजिक नंबर नहीं, अब 190 को क्रॉस कर रहे हैं? देखिए, आप सालों साल एक प्रदेश में सिर्फ वामपंथ को देखते हैं, एक प्रदेश में सिर्फ कांग्रेस को देखते हैं, एक प्रदेश में सिर्फ तृणमूल को देखते हैं। वहां पर कार्यकर्ता को इस बात से जोड़ कर रखना कि तुम हिंसा को झेल रहे हो तब भी विश्वास रखना, एक दिन समय आएगा और जैसे अटल जी ने कहा था, सूरज उगेगा और कमल खिलेगा। वो विश्वास सतत कार्यकर्ता में बनाए रखना एक नेतृत्व के लिए बड़ा कठिन होता है। हमारे नेतृत्व ने, नरेंद्र भाई ने, अमित भाई ने, हमारे संगठन के कई वरिष्ठ नेताओं ने ये सतत विश्वास पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं में बनाए रखा। आप में से कई लोगों ने रिपोर्ट किया है कि भूपेंद्र यादव जी, सुनील बंसल जी, हमारे संगठन मंत्री BL संतोष जी, इन सब का सतत वहां प्रवास रहना, डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट, बूथ बाय बूथ संरचना करना, ये अकस्मात नहीं होता। ये महीनों की, सालों की मेहनत होती है। परिणाम आपको, और प्रधानमंत्री मोदी ने तो स्वयं कहा एक बार कि भाई ऐसा नहीं है कि आज अचानक ही कुछ हो गया, ये वर्षों की तपस्या है, वर्षों का परिश्रम है। महिला आरक्षण पे चाहे टीएमसी हो या फिर डीएमके हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, इन लोगों का जो है स्टैंड रहा पार्लियामेंट में, क्या इस मैंडेट को उससे भी जोड़कर देखना चाहिए कि महिलाओं ने एक सबक सिखाया? प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी दोनों ने अपने कैंपेन में बार बार, कैंपेन में भी, सदन में भी बार बार कहा कि महिला आरक्षण के इस विषय को आप पश्चिम बंगाल की अथवा किसी और भी इकाई की चुनाव के साथ ना जोड़ें। ये एक लार्जर विषय है, आगामी लोकसभा इलेक्शन का विषय है। तो अगर मैं आपके प्रश्न की पृष्ठभूमि पर टिप्पणी करने लगूं तो कहीं ना कहीं उन लोगों को शय मिलेगी जो कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा स्पेशल सेशन इसलिए किया गया ताकि असेंबली इलेक्शंस पर उसका कोई प्रभाव देख सके। जी, आपने कई अपने पार्टी के वरिष्ठ सहयोगियों का नाम लिया, खासतौर पर गृहमंत्री अमित शाह की भूमिका के बारे में आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से कैंपेन को डिजाइन करके एग्जीक्यूट करने में उनका, और खासतौर पर जितना वक्त उन्होंने बंगाल में बिताया? मुझे लगता है सौरभ जी, आप
नरेंद्र मोदी अमित शाह को कभी भी अलग अलग नहीं देख सकते। एक नेतृत्व है जो नर्चर करता है कैपेसिटी को, और एक कैपेसिटी है जो डिलीवर करता है। तो मुझे लगता है कि जुगलबंदी जो है अमित शाह और नरेंद्र भाई की, उसको कोई भी नदारद नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमने प्रधानमंत्री के नेतृत्व को देखा है, एक नेता के नाते वो कितने भावुक होते हैं अपने कार्यकर्ताओं के हित चिंतक कितने हैं, कि अगर एक कार्यकर्ता बीमार भी होता है, और आपको कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता ऐसे मिलेंगे, आपको याद दिलाती हूँ कोविड के वक्त जो कहते हैं अकस्मात प्रधानमंत्री का फोन आया और वो पूछ रहे थे स्वास्थ्य अच्छा है कि नहीं। प्रधानमंत्री रीच आउट करते हैं अगर किसी कार्यकर्ता को कोई आर्थिक चुनौती आती है, सामाजिक चुनौती आती है, किसी की निर्ममता से हत्या होती है, तो प्रधानमंत्री का ये भावुक स्वभाव सभी कार्यकर्ताओं ने देखा है। उस व्यक्ति का संयम रखना और लोगों का विश्वास पुनर्स्थापित करना कि चिंता मत करो, लोकतांत्रिक ढंग से अपना विरोध प्रत्यक्ष रूप से जनता के सामने रखो, लोकतांत्रिक ढांचे के माध्यम से सत्ता को पलटते हुए देखो और सेवा का मौका प्राप्त करो। ये कोई आसान बात नहीं है। जितना मैंने देखा उनकी राजनीति को, वो एक बहुत ही भावुक और अपने आइडियोलॉजी के प्रति उनकी जो निष्ठा है उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। जहां तक कि अमित शाह की आप बात करें, तो मुझे लगता है सबसे टेलिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो प्रश्न था जब उनसे पूछा गया कि आपके खिलाफ भाईपो ने बहुत ही असंसदीय और अमर्यादित टिप्पणी की है। उन्होंने बहुत ही बेबाकी से और संयमता से उस बात को दरकिनार कर दिया। फोकस पूरा का पूरा उनका चुनाव में छोटे से छोटे पहलू पर रहा। देवेंद्र जी मेरे कार्यशैली का उल्लेख कर रहे थे, उससे बेहतर कार्यशैली आपने अमित शाह और प्रधानमंत्री की देख ली है। वो कभी फोकस अपना हटने नहीं देते एक और सवाल 3 से 77 की यात्रा को भी उतना ही महत्व देते हैं जितना कि आज के परिणाम को। वो नहीं कहते अकस्मात सब चीजें हो जाएंगी। वो कार्यकर्ता में ये डिसिप्लिन इंस्टिल करते हैं कि संघर्ष करना पड़ेगा, समय लगेगा, लेकिन अंत में कमल खिलेगा।